साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत इस कार्यक्रम में। बेहद खुशी की बात है कि हाल ही में प्रतिनिधि संग्रह राजकमल प्रकाशन से छप कर आया है और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ सूर्यबाला जी मौजूद हैं। मैं सूर्यबाला जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और पाठकों के बीच कहानियों और अपने उपन्यासों के रूप में आप चर्चित हैं, लेकिन फिर भी एक औपचारिक परिचय मैं आपका देना चाहूँगा। आपका जन्म 25 अक्टूबर 1943 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। वाराणसी के काशी विश्वविद्यालय से आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की। आपके उपन्यासों में मेरे संधिपत, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, सुबह के इंतजार तक, अग्निपंखी, यामिनी कथा, दीक्षांत आदि उपन्यास शामिल हैं। आपके कहानी संग्रहों में एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम, दिशाहीन, थाली भर चांद, मुंडेर पर, ग्रह प्रवेश, सांझवाती, कात्यायनी संवाद, मानुषकंद, गौरा, गुणवंती आदि शामिल हैं। व्यंग संग्रह में अजगर करे न चाकरी, धृतराष्ट्र टाइम्स, देश सेवा के अखाड़े में भगवान ने कहा था, यह व्यंग कौपथ पंथ आपके संग्रह हैं। आपकी कहानियां, उपन्यास तथा हास्य व्यंग रचनाएं टीवी धारावाहिकों के रूप में प्रसारित हुई हैं। सदा याफ्ता कहानी पर बनी टेलीफिल्म को वर्ष 2007 का सर्वश्रेष्ठ टेलीफिल्म पुरस्कार मिला। कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क, वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय त्रिनिदाद एवं नेहरू सेंटर लंदन में कहानी एवं व्यंग रचनाओं का आपने पाठ किया। न्यूयॉर्क के शब्द टीवी चैनल पर कहानी एवं व्यंग पाठ आपने किया। आपको प्रियदर्शनी पुरस्कार, व्यंगश्री पुरस्कार, रत्ना देवी गोयनका बागदेवी पुरस्कार, हरिशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान, महाराष्ट्र साहित्य अकादमी का राज्य स्तरीय सम्मान, महाराष्ट्र साहित्य अकादमी का सर्वोच्च शिखर सम्मान, राष्ट्रीय शरद जोशी प्रतिष्ठा पुरस्कार, भारतीय प्रसार परिषद का भारतीय गौरव सम्मान आदि से आपको नवाजा जा चुका है। मैं सूर्यबाला जी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि आज वो हमें अपनी एक कहानी पढ़ के सुनाएं। सूर्यबाला जी। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, कि आपने जो मेरा इतना सारी पुरस्कारों सहित परिचय पढ़ के सुनाया। और बहुत बहुत धन्यवाद राजकमल प्रकाशन का, आभार। मेरी ये प्रतिनिधि कहानी, वो भी 160 पृष्ठों के, मेरी 12 कहानियां सिर्फ 99 रुपए में। बड़ा अच्छा लगता है सुनकर के, कागज के बढ़ती लागत के इस समय के मूल्यों में अगर सचमुच पाठकों को इतने कम मूल्य पर पुस्तकें मिल जाए करें, तो बहुत बहुत आभार। और आज आपके आग्रह पर और राजकमल प्रकाशन के आग्रह पर इसी पुस्तक से, इसी प्रतिनिधि कहानियों से मैं एक कहानी पाठकों को सुनाने जा रही हूँ। बड़ा अच्छा होता अगर पाठक मेरे सामने होते और मुझसे कहते कि ये कहानी पढ़ के सुनाइए। मेरे लिए कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी तय कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि इनमें से अधिकांश कहानियां मैं या दूसरे लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं कई बार। तो एक कहानी ऐसी है, हालांकि वो कई फ्लैशबैकों में होकर चलती है, तो मैंने सोचा कि नहीं, आज ये थोड़ी कठिन और थोड़ी गहरे अवसाद में ले जाने वाली कहानी में अपने पाठकों को सुनाऊं। कहानी का शीर्षक है गोबर चच्चा का किस्सा। अच्छा, ये गोबर चच्चा का किस्सा है और आपने पढ़ा, परिचय में दिया कि मैं वाराणसी की जन्मी हूँ। तो वाराणसी में अनुपम जी और जो भी लोग सुन रहे हैं उन्हें बताऊं कि हम जल्दी में शॉर्ट में, जैसे मदन चच्चा, चाचा का चच्चा हुआ और उसका भी शॉर्ट फॉर्म चा हो जाता है, आधा चा और चा, तो मदन चा, बाकी चा, भवानी चा। तो ऐसे ही इसमें है गोबच्चा। तो लेकिन वो गोबच्चा से काफी थोड़ा सुनने में, समझने में
दूसरे अंचल वालों को कठिनाई या समस्या हो सकती है, इसलिए गोबर चच्चा का किस्सा। और इस कहानी में एक और भी बात है, थोड़ी कई फ्लैशबैक्स में जाती है और हर बार अवसाद का एक पर्त खोलती है। और एक बात तो आप भी जानते हैं और हमारे पाठक भी, कि मेरी कहानियों में खलनायक नहीं होते, न खलनायक होते हैं न खलनायिका होती है, स्थितियां खलनायक होती हैं, वही मनुष्य से करवाती हैं जो अधिकांशतः। तो इसमें भी मैं थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ कि कहानी फ्लैशबैक्स में जाती है और थोड़ी सी उसमें है, बहुत आसान सीधी सहज कहानी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत तरह की कहानियां लिखी हैं और बहुरूपिया कहानीकार मानी जाती हूँ मैं। तो इस कहानी में जो गोबच्चा है, गोबरचा, गोवर्धन चा, तो वो बच्चा जब बच्चा रहता है, वो किशोर रहता है, गोवर्धन का शॉर्ट फॉर्म गोबर हो गया ना। तो वो बच्चा, एक तो माँ की मृत्यु और सौतेली माँ का ऐसा व्यवहार, और दूसरे बाद में अपनी बहुत ही करीबी बहन, अपनी बड़ी बहन मैना जिज्जी से जिस तरह बिछुड़ जाता है, और बिछुड़ने पर जिस तरह जिंदगी से पलायन कर जाता है, एक जिद, एक हट, एक बच्चे की और एक किशोर गोवर्धन की। लेकिन बाद में, जैसी मेरी आदत है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उम्मीद का एक छोर, सकारात्मकता का पकड़ाती हूँ कि जिंदगी तो जो मिली है, बहादुरी उसे जी ले जाने में है, बहादुरी उसे भागने में नहीं है। तो थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है, ध्यान देने की कहानी है, लेकिन मैं पढ़ूंगी यही कहानी क्योंकि मैं अपने पाठकों को जानती हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ। और गोबरचा या कहिए गोबर चच्चा का किस्सा। गोबरचा, ए गोबरचा, लेमन जूस दो ना। भिनकती आंखें, सुड़कती नाक, 4-6 बच्चों की नंग ढिड़ंग टोली आगे पीछे डोलती ही रहेगी। बड़ी सयानी होती है ये टोली, घुड़कियों और फटकारों की भी सही नब्ज पकड़ती है। आपस में बातें करेंगे, ये ललुआ है, इसकी माँ भी कैथाने में चौका बर्तन करती है। मैंने कहा फोकट में लेमन जूस खाना है तो चल, गोबर चच्चा से दिलवाते हैं। एक दिन ललुए को दूर से आते दिखाया था, यही है गोबच्चा, तो कान खुजाते हुए पूछता था, ये तो कोई औघड़ साधु से दिखे बे। ना रे, तो फिर बाजीगर? अरे भक, तो फिर ये तेरे कैसे चच्चा? मेरे थोड़े बे, तो किसके? क्या मालूम। ये ले, तू जहीरा रोड लेमन जूस देते हैं तो चच्चा किसके हुए? अरे क्या मालूम, ऐसे ही मलंगी बाना बनाए घूमते रहते हैं। फिर मुझे लेमन जूस से मतलब है कि उनकी बपौती से। चल आ मेरे साथ, डरना मत, न गेरुआ बस्तर, न मटमैली लुंगी से, न खिच्चड़ मुच्चड़ दाढ़ी और घुड़की फुटकार से। सब नौटंकी है रे, नौटंकी उनकी, हम में मालूम है। एक बेर जोर से हड़केंगे, भाग बे, यहाँ लेमन जूस का कारखाना खुला है का? लेकिन जब सटक के भाग चलो तो घाटे की दुकानदारी की तरह हड़क के बुलाएंगे, अबे ओ रुक, क्या नाम है ते? पलटू की औलाद, बड़ा सलीकेदार बना भागा जा रहा है, जैसे तुझे मालूम नहीं। सारे दिन मुंह से लात टपकाता बिसूरेगा। चल इधर, ये ले। और तेरा क्या नाम है रे? छटंकू की बितनू। ले, लाल वाली लेगा कि नारंगी वाली? अच्छा, अब छांट मत घंटे भर, ले तू भी और भाग भाग यहाँ से सरपट सब। लिया रे ले लुआ, कहा था ना मेरे जान थोड़े खपती और झक्की जरूर हैं, नहीं तो यहाँ से वहां से यहाँ सड़क चौराहे गेरुआ झब्बा और लुंगी फटकारते दर दर भटकते होते। दर दर माने कभी मदनू लुहार की हाथी के कान सी धपाधप चलती धौकनी के सामने लपलपाते कोयलों को देखकर थपोड़ी मार के हंस देते हैं कि वाह रे मदनू वाह, मर्द का बच्चा तो असली तू, कि लोहा गला के रख देता है। कभी रहीम भी पहुंचे तो तेरी धौकनी तक ही ना। अबे समझा कुछ की नहीं, तभी तो बिटर बिटर मेरा मुंह देख रहा है।
मुंह तो निहारूंगा ही बाबा जी, कहाँ हम जाहिल जपट जोरू जाता वाले, माया मोह के जंजाली, और कहाँ तुम इस सबसे न्यारी, कौनो छोटी बात है, कहाँ हमारी घर गृहस्थी पेट और भूख की चकचक, कहाँ तुम्हारी ज्ञान धर्म की बैठकी। ये बैठकी माता प्रसाद कोयले वाले की टाल पर भी बैठ जाती है तो उनके हिसाब में आया फर्क भी मिनटों में दुरुस्त कर देती है। गिलट वाले की गद्दी पर पहुंचे तो उनका भी बही खाता जांच देती है, और पन्ना डाल के ओसारे में चांदी का वर्क कूटते कारीगरों की एक रस खटाखट सुनते सुनते ऐसे रीझेंगे कि सुस्ताते कारीगर के हाथ से हथौड़ी उठाकर खुद चालू हो जाएंगे। ला तो यार, जरा मैं भी तो आजमाऊं, कैसे चलाते हो हथौड़ी, कैसे निकालते हो पतला चांदी का वर्क। और अगले ही पल कारीगर के ना ना करते भी मजबूत मुट्ठी में बंधा हथौड़ा खटाखट चांदी के चौकोर तहों के ऊपर वार करने लगता। कारीगर कहता, मान गए बाबा जी, अब लाओ भी। मदनू कहते, हिसाब के तो पक्के हो गुरु, सारा हिसाब किताब मिला दिया मेरा, मैं सच में हलकान था। माता प्रसाद बही खाते रखते हुए चैन की सांस लेते। सच कहा भैया, सबका हिसाब बैठा देता हूं, बस जिंदगी का हिसाब ही गड़बड़ा गया, इसी बही खाते पर सही न लगा पाया। अरे छोड़ो गुरु, तुम ही मजे में हो। सो तो है ही, पेट की आग दहकती है तो सरताजी खटकिन, खटकिन माने सब्जी बेचने वाली, सरताजी खटकिन से आलू मांग के नत्थू चाय वाले के पतीले में उबाल लिए, और जाड़े के महुआ यानी मूंगफली, जाड़े के महुआ वाले बलदेहुआ से चुटकी का नमक लेके गर्मा गर्म आलू बफाती चाय के साथ हलक में उतार लिए। अन्न का एक दाना नहीं। इस तरह एक दो दिन नहीं, हफ्ते या साल नहीं, अधियाई उम्र के सारे पत्ते ताश की गड्डियों की तरह समेट। गोवर्धन भैया, तुम्हारे बाप का संदेशा आया रहा, बुलाया है। कुएं की जगत पर रपट लग गई है शायद, दवा दारू चल रही है। मेरी मानो तो अभी भी चले जाओ बाप के पास, बहुत साल रखी तुमने अपनी हठधर्मी, देखाओ जाके बाप को, उम्र की फसल पक रही है उनकी भी। फसल तो किसकी पकी और किसकी कटी, आगे पीछे सबकी अपनी है, पर खड़े खड़े खेत चिड़ियों को चुगा देने का मजा ही कुछ और है नत्थू। तुम्हारी बात तो देश से न्यारी है भैया, हमने तो बाप का भेजा संदेशा सुना दिया तुमको। अरे वही छुटका, मेरा छुटका भाई बनवरिया आया होगा, अपने जोरू के बनाए कुरोसिया के थैले में कुर्की बैनामे का कागज ढोता, कचहरी में मुहर्री लग गया है ना, और चलता ऐसे है जैसे शहर कोतवाल का ओहदा पा गया है। अब सब शहर कोतवाल कहाँ से बनेंगे गोवर्धन भैया, इसी रूखी सूखी में कुटुंब संसार पाल ले जाते। शादी ब्याह किए होते तुम तो देर सवेर ही सही, तो तुम भी अब तक बाल बच्चेदार गिरस्त हुए होते, पर तुम तो जाने कौन सी हड़क पाले बैठे हो। अरे कुटुंब संसार हमें समेट पाया होता और हम उसे, तो आज तेरे अल्मुनिया के पतीली में आलू उबाल रहे होते हैं। अरे मेरे पैर में सनीचर है सनीचर, जो बिना चोरी चमारी जुर्म इल्जाम के सारी उम्र आदमजात को यहाँ से वहां बेवजह भटक रहा हूं। ले, ये रख संजीवनी तेल की बड़ी बोतली, और ये रहा नुस्खा, भिजवा देना मेरे बाप के पास कोई आए तो, और ये 50 का नोट बनवारी से कहना सीधे मेरे बाप के हाथ में पहुंचना चाहिए। खबरदार जो जोलू को जलेबी खरीद के खिलाई इस पैसे से। मुझे सब मालूम है, सब अपने जोरू जाते के खर्चे बड़े होंगे तो बूढ़े बाप का हवाला दे देकर मेरे मलंगी झोले से भी 4 पैसे खींचने के जुगाड़ कर रहा है। और तुम्हारे बाप को क्या कहला दूं भैया, यही कि वे अपनापन पालें, मुझे अपनापन पालने दें, बाकी मैं मजे में हूं, मस्त। फिर वही हुड़दंगी हट,
अरे सारा आलम भले तुम्हें टाल वाले बाबा जी, फक्कड़ बाबा के नाम से जानता हो, पर हो तो तुम इस इलाके के गोवर्धन चच्चा, गोवर्धन भैया ही ना। और जो कहो कि गेरुआ वस्त्रधारी हुए, तब तो और भी कहाँ का सगा, कहाँ का सौतेला। भाई भी बरोबर आदर देते हैं तुमको, बाप संदेशा भेजता है। गुस्से में कौन बाप अपने बेटे को नहीं फटकारता है? तो फटकार दिया बाप ने, सो बीती ताई बिसार दे गोवर्धन। हाँ, भूल जा खुद अपने आप से भी, सोते जागते गिलट कोयले वाले के हिसाब निपटाते, मदनू लुहार के दहकते कोयले में झांकते। यही कहा जाता है, झोंक दे रे गोवर्धन, मन का जलता झुलसता सारा कुछ जलाकर छार कर दे, निर्विकार हो जा, बिसार दे। अबोध सुधियों का, यादों का झाड़ खंखार। अरे वही आम, महुआ, इमली, बेर के टीले, सिवान और कच्चे पक्के फाल से। लेकिन मूसी ओढ़नी की झोली में चना चबेना लाई गुड़ लिए छोटी सी मैना जिज्जी कभी खिल्ल से हंस पड़ती, कभी कच्ची पक्की जामुन अलगाती, उसे छोटे भाई को प्यार से झिड़क देती। कभी गुड़ की डली पकड़ाती, एकदम से पूछ बैठती, तुझे भी अम्मा की याद आती है ना गोबर? मुसे सलवार सलूके में डाव डाव डोलती मैना जिज्जी। घड़ी घड़ी नई अम्मा की फरमाइश पे लोचन साव की दुकान से नमक, माचिस, साबुन, तेल और सोडे की पुड़िया लेकर आती। कभी कभी उन्हीं पुड़ियों के बीचों बीच चुपचाप छुप करके लाल हरी खट्टी मिट्ठी गोलियां गब्बू यानी छोटे भाई गोवर्धन के लिए उमक कर छीन ली थी नई अम्मा ने, और उलझे पुलझे बालों की चोटी खींच से फुफकारी थी। बित्ते भर की छोकरी और ये चरित्र, ये कुलच्छन। बोल, लोचन शाह के बेटे ने दिए ना? नहीं दिए तो कल को देगा। सारे गांव में थू थू मचेगी। तब अपनी आस औलादों को मैं किसके दरवाजे पे डालूंगी? हैं? सहमी हकबकी ओढ़नी से बचा खुचा लाई चना बिखर गया था। हफ्ते 10 दिन बाप से राय बात होती रही थी। ऊंच नीच की समझ और दूरअंदाजी इसी को कहते हैं। धीरे धीरे सयानेपन से समझाया नहीं माने बाप को, जनाने सलीके से। मरद जात के तो बूते के बाहर की है ये बात। ठोक ठाक कर अंदर बैठा दी गई कि एक की कमाई तुम्हारी, अटाले चढ़ी महंगाई और बंजर होते खेत। गुजर बसर के लिए कुछ तो सोचना समझना होगा। ऊपर से दरिया से उफनती लड़की की जात। कल को कुछ ऊंच नीच हुआ तो कलंक तो सौतेली मां पर ही लगना ना। समझी थी क्या कुछ मैना जिज्जी? घट्टे अघट्टे रात भर अम्मा की खटोली में ऐसे दुबकी रही थी जैसे खटोली नहीं, अम्मा की गोदी हो। अगली सुबह मामा आए थे। उटंगी सलवार सलूके और बुड़ी मुड़ी ओढ़नी टीन के बक्से में तहा कर रखती गई थी, और छींट की नई साड़ी पहनाकर मैना जिज्जी को मामा के पीछे पीछे उसके गांव भेज दिया गया था, शायद कभी न वापस आने के लिए। एक कुल्हड़ कड़क झुलसाती चाय का और दे नथु। एक बात कहूं गोबर भैया, किस ध्यान में डूब गए थे तुम तो ज्ञानी ध्यानी गेरुआ वस्त्रधारी हो। गेरुआ बाना भी कब धारा कि जवानी की उफनती दरिया के बीचों बीच घर बार देहरी कहीं से ज्यादा बढ़ के अन्न तक त्याग दिया, जो बड़े बड़े साधु सन्यासी तक नहीं छोड़ते। लेकिन ससुरी झुलसाती चाय नहीं छोड़ते तुम। इस जिंदगी से मेरी 7 जन्म की दुश्मनी है नत्थु, 7 जन्म की। न ये मुझे सह पाती है न मैं इस जिंदगी को। गिलासों में चाय छानता नत्थु चौंक कर देखता है, पर बात ज्यादा गलत भी नहीं है। 10 साल से तो वही देख रहा है। कहाँ लांगी ड्योढ़ी अपने घर की। एक बार भी तीज त्योहार, ब्याह गौने और मुंडन छेदन के बुलावे बसियाते गए। टोले पड़ोस तक, कथा पुराण और ब्राह्मण भोज तक में नहीं गए कभी बाबा जी, जहां बड़े बड़े जोगी धती बिना बुलाए आकर जीम जाते हैं।
एक बार सरताजी खटकिन भेद की बात बताती सी बोली थी, क्या मालूम इनकी माया, बहन के ब्याह में, अपनी बहन के ब्याह में बहुत हाथ जोड़ के आरजू मिन्नत करी, जिदियाई तो बोले तू समझ न पाएगी जाहिल, मुझे शादी ब्याह के नाम से रुआई आती है, बाजे गाजे के संग चढ़ी बारात से रोए गनगनाती है। मुझे इस भरम जाल माया मोह के पास नहीं फटकना है, इस जिंदगी को कुत्तों सा दुरदुराना है। यह जिंदगी भी कोई जीने लायक चीज है रे। 15 साल पहले भी यही दोहराया था उसने, जब सांझ ढले मटमैले कछाड़े में दन्नाते हुए कोयले वाले की टाल पर आकर बैठाया था। हाहाकार मच गया था। गिलट वाले से लेकर मदनू लोहार की धौकनी तक एक ही सनसनाती चर्चा कि गोवर्धन अपनी बैठक की खिड़की फलांग के भागा है और कसम खाई है कि अपने और अपने बाप के जीते जी न उसे अपना मुंह दिखाएगा न अपनी ड्योढ़ी पर कदम वापस रखेगा। बुजुर्गों ने माँ बाप की महिमा बखानी, फिर सब ने अटकलें लगाई कि ऐसा कहाँ नहीं होता है, 2-4 हफ्ते उबाल ठंडा पड़ जाएगा, होश ठिकाने आ जाएंगे, फिर अपनी देहरी अपने बाप मतारी सगे हो चाहे सौतेली। लेकिन कहाँ, साल दर साल उम्र के पत्ते झड़ते चले गए, मदनू के अंगारों सी गोबर की दहक जस की तस। कोई समझाता, अरे तब बालक बुद्धि थी, लेकिन अब तो सोचो, क्या इसी दिन के लिए पैदा करते हैं माँ बाप? कह तो ऐसे रहे हो जैसे माँ बाप मारे दुलार के अपनी औलाद का मुंह देख के तब उसे पैदा करते हैं। अरे कौन साली औलाद कहने जाती है कि हमें पैदा करो इस जिंदगी की जहालत सहने के लिए। अरे ये सब तो कुदरत के चरखे हैं, स्वार्थ की चाशनी, उसी से चिपका है सारा जंजाल और कारोबार। अरे इन आदम जातों से तो जानवर भले, जो पूरी उम्र अपने जायों पर उन्हें पैदा करने का एहसान तो नहीं लाते। तो इस जिंदगी की बस थोड़ी रे ऐसी कि खुद ही मैना जिज्जी का न्योता करने पहुंचे थे मामा के घर, जिसे गांव जवार जाकर खुद सबको न्योतना था। वही गोबर अपनी बहन के ब्याह में पाहुना बना पहुंचा था मामा के घर। मामा के नातेदार पट्टीदार अड़ोस पड़ोस के सब सुनते, अच्छा ये भाई है मैना का, जो मैना यहाँ मामा के घर में रहती है, और उपहार दयनीयता से पुचकारते निकल जाते, जैसे वह कोई महाबेलज्जत निर्बल प्राणी हो। सबकी जबान पर मामा का नाम। हाँ, लाज तो मामा ने रखी ना, अपनी स्वर्गवासी बहन की बेटी को लाकर उसे खिलाया पहनाया इतने सालों, और उम्र होने से पहले ही 4 हल की खेती वाले परिवार में ब्याह रहे हैं। शरीर से भी हट्टा खट्टा पहलवानी का शौक रखने वाले लड़के को सुहागन मरेगी। बतासे की टोकरी से नई माँ की भेजी साड़ी उठाकर अंदर कोहबर में गया था गोवर्धन। दीवार पर रचे सतिया से सटी बैठी थी मैना जिज्जी कोहबर की दीवार के पास, मुरझाए पीले कनेर सी, हंसी गुलमुहर सी छितराती हंसी 2 सूखे होठों में सहम कर दुबक गई थी। तू आ गया गोवर्धन। गोवर्धन चुप। अब तक कभी क्यों नहीं आया रे? बताया कि एक बार बाप से जिदियाया था कि चलो मैना जिज्जी के पास, उन्हें भी जैसे बहाना मिला था। आखिर तो बेटी थी अपनी। तैयार हुए अगली सुबह मामा के गांव चलने के लिए गोवर्धन के साथ, लेकिन मुंह अंधेरे ही नैकी अम्मा को ऐसे चक्कर ऐसी घुमेटी उठी कि मामा के गांव की आखिरी बस छूटने के बाद ही उनकी तबीयत संभली। अपना गांव कैसा है गोवर्धन? मैना जिज्जी पूछ रही थी। इस एक सवाल में 2-4 बहुत नन्ही बहुत निरी सी अबोली साधे यादें पिरोई थी। मैं देखूं कि क्या कभी, और जवाब में मन के मन में गोवर्धन ने एक बाल सुलभ हठीला प्रण पाला था। हाँ, मैं लेके जाऊंगा ना अपनी मैना जिज्जी को। मैना हुलसी थी। अपना बहनोई देखा क्या? देखा जनवासे जाकर, नहीं तो मेरे घर आएगा कैसे? तू ही तो सबसे मेरा अपना, मेरा और उसका दोनों का।
और तू ही बेगाना बना डोल रहा है, जैसे उसे उदास अंधेरे में कोई दिया जला। हाँ सच ही तो गोवर्धन, तेल दाब दूं तेरे सिर पे ना। जनवासे जाकर जीजा से मिलके आता हूँ, तीर की तरह भागा था गोवर्धन। लाख दिखाए कोई छुआ छुई, बनोई तो असल वो मेरा ही है, मैना जिज्जी का दूल्हा। कैसी तो फुटकरी सी हंसी छूट गई थी। पहले खूब छकाऊंगा जीजा को, बात को नाम बताऊंगा अपना, इकलौते जीजा से हंसी ठिठोली करूंगा। और गोवर्धन पूरे जनवासे में दूल्हा ढूंढता फिरा था, कहीं नहीं दिखा दूल्हा। दिखा तो एक अधेड़ रोएदार पहलवान, गांव के नाई से मुश्किल लगवाता हुआ और गुच्छेदार मूछों के बीच चिर चिर हंसता हुआ। पांव जम गए थे जहां के तहां, आंखें किसी भयावने कोटर पे टंग सी गई थी। तभी सुनाई पड़ा, अबे लड़के, लपक के 2 कटोरी बूंदी तो लाना। वो बदहवास हांफता हुआ वापस मामा की ड्योढ़ी से भागता चला आया था। चीखने हुबस कर रो पड़ने के लिए ओट सिल गए थे। मामा के घर में आया तो आंगन में सुहाग वारा जा रहा था मैना जिज्जी पर। सुहागिनों के आंचल के साये में वो सिर झुकाए पीले करेर सी वैसी ही मुस्करा रही थी। औरतें सुहाग गा रही थी, अरे घुड़सवार कौन है तू, जानता नहीं, पान फूल सी बहन मेरी, ऐसे ही तेरे हवाले कर दूं भला। कि अंदर से बहन बोलती है, ना भैया, मुझे इसी घुड़सवार के साथ जाने देना। मेरे तो भाग्य का निर्माता यही ना, मेरे भाग्य का नियंता यही, अब रोकना नहीं तू मुझे। अरे रोकेगा भी क्या खाकर, औकात देखी है अपनी। जनवासे में मजूरा समझे जाने वाला तू गोवर्धन, खुद अपनी बहन की शादी में अधचूरे बतासे और झिलंगी साड़ी का न्योता लेकर आया था ना। तू कंगाल, चल भाग यहां से, सरपट भाग। भगोड़े, इस दुनिया को इसी ढर्रे पर चलने दे। मैना जीजी को नहीं बुला सकता था, लेकिन उसने तो वापस बुलाया है ना, ये जनवाले से लौट के आना, जनवासे से। नहीं नहीं, नगाड़े की नकड़ धुम और तेज तुरहियों की चीख के बीच 42 सा गोवर्धन भाग निकला। शादी ब्याह हवन भावरे लावा कलेवा, भागो भागो, ये दुनिया ये जिंदगी भी कोई रचने बसने की चीज है रे। लेकिन भागना कहां से, किससे? जो कुछ छोड़ के भाग रहा है वही सब तो बवंडर की तरह उसके दिमाग के चारों ओर चक्कर काट रहा है। पीला उदास कनेर और गुच्छेदार मूछें, हंसाती सी हंसी, धूल से सना हाफता सा बाप के ठीक सामने पहुंचा था अपने गांव में उद्धत प्रचंड गोवर्धन, और चीखा था अपने बाप के ऊपर। अपने गांव में कसाई नहीं थे क्या, जो मामा के हाथों मेरी बहन को बनैले के मार्ग में झुकवा दिया? अकेली कोठरी में बैठा बीमार बाप, जिसकी आंखें बेटी के उठती पाल की और अपनी बेबस लाचारियों पर लगातार पनियाए जा रही थी। अचानक मचान पर बंधे हुए सुअर सा चिंगाड़ उठा, तू सारे काम का न काज का, मन भर अनाज का, मुझे कसाई बताता है? जब से माँ मरी घर से सिवान, सिवान से सिवाले, मारा मारा फिरता, पढ़ाई लिखाई के नाम पर अपने नाम हवाले गुड़ गोबर, चला है आज मैना जिद्दी से पहनापा जोड़ने। घर उसारा आंगन तुझे काट खाने दौड़ता है। माँ बाप छुतरे रोग है तुझे लिए, जा निकल जा मेरे दरवाजे से। खबरदार जो मेरे जीते जी अपना मनहूस थोबड़ा दिखाया। एक सना का व्यापा था और अचानक पल भर के अंदर वैसा ही हांफता गोवर्धन बाप की ओर पीछ करके खिड़की की चौखट से फलांग के भागा था। हफ्तों महीनों बावलों से एक ही सनक, ईटा गारा ढोना है, ठेले संगड़ खींचने हैं, रोजगारी पैसे नोट सब जुटा जुटा कर रखने हैं। एक सनक, एक धुच, मैना जिज्जी को वापस लाना है, होश की दवाई करो। माता प्रसाद ने कोयले का कांटा साधते हुए समझाया था। ब्याही गौनाई बहन को कोई वापस लाता है भला? अब उसकी जिंदगी वही की वही। अरे अपने तई खोज खबर लेते रहो, वही उसके लिए बहुत। बौराई आंखों में एक चमक आई, उदासी छटी, सनक ठहर ली। हाँ, इज्जतदार तरीके से बहन के पास जाएगा गोवर्धन। अब के तीज पे
अब की तीज पे, अच्छा नहीं तो अगली कजरी पे, अच्छा नहीं तो दशहरा पे या फिर दिवाली पे, जब तक भी पैसे जुट जाएं, जाएगा जरूर गोवर्धन, यानी चुंदरी और खाजे बताशे के साथ। थैला थामो बाबा जी, कहाँ ध्यान में खोए हो, सरताजी खटकिन पूछ रही है। 2 दिन से शरीर तप रहा था और पेट में जलन। सरताजी ने नत्थू चाय वाले से कहने पर आलू के बदले जबरन एक लौकी तौल दी थी। एक वही जाने कैसी कड़क मिश्री थी जो बाबा जी को हड़क लेती थी। तैसे तुम बाबा जी, तैसे तुम्हारा ताप, तुमसे कम हट्टी थोड़ा ही है। तुम ही जीते बुखार पे, पूरे 11 दिन पे आज जाके तुम्हारा ताप उतरा है। उठो, नत्थू पतीले में गर्म पानी रख गया है, हाथ मुंह धो लो। एक गिलट वाले की घरवाली ने तोरई टमाटर की जीरे लौकी की तरकारी भेजी है, मूंग की खिचड़ी भेजी थी तो मैं थपोड़ी मार के हंसी थी कि जिसने चंगी हालत में 15 साल से कभी अनाज नहीं छुआ हो, वो बीमारी में खिचड़ी का पत्थर लेगा भला ठकुराइन। पतीला भर रस पीकर तृप्त हो लिए। जाऊं जरा नीचे गली में से ही भौजाई के हाथ जोड़ आऊं, उसने इतना ख्याल रखा मेरा, ठकुराइन भौजाई ने। पीछे जाना, ठकुराइन है कहाँ, सुबह ही जंगीपुर के मेले में गई है। सरताजी जूठे बर्तन समेटे सफाई करती हुई बोली, जाना तो हमें भी है बाबा जी जंगीपुर के मेले में, पर सोचा दुकान डलिया उठा के 12 से कम से क्या बजेगा। अब तुम्हें तो जाने को मेले तमाशे के नाम से चिढ़ है, नहीं तो कितने साधु सन्यासी भजन मंडली इस मेले में जुटते हैं। कितने हाट बाजार, कोसों दूर के गांवों से जत्थे के जत्थे आलम हैं। बाबा जी गायब, बिना कुछ कहे सुने सन। हैरान खड़ी रह गई सरताजी, कहा कौन सी गलती हो गई उससे, ऐसे तो कभी नहीं तमतमाए थे उसके ऊपर। मैले झब्बे और लुंगी की होमकारती छाया लंबे लंबे डग भरती विलीन हो चुकी थी। नत्थू ने सुना तो सनाका खा गया, सरताजी पर चीखा, बेबात की चर्चा कर गई सरताजी तू, उसी जंगीपुरा के मेले से ही तो बहन नहीं रही। मैना बहन नहीं रही मतलब क्या मालूम, मतलब आज तक मतलब कोई नहीं समझ पाया। बस घर की औरतें मर्द लेकर आए थे साथ में और खबर पड़ी कि मेले से गायब हो गई कि कर दी गई, कहाँ कैसे, जिंदी मरी कोई पता नहीं। हाँ, दहकते शरीर, ढपी आंखों के नीचे हर सिंगार झर रहे हैं, निशब्द। सिर्फ कुछ कोसों दूर के एक गांव में खिले सुनहरे गुलमोहर पीले मुरझाए कनेर में बदलते जा रहे हैं। कुछ भी बेकहे सुने मना, किससे उलाहना, किसको, नई माँ को नहीं। अधपेटी कंगाली में कौन सी माँ भला दूसरों का हक छीन कर खुद अपने जाए के पेट में अन्न नहीं डालना चाहिए। मामा के घर से बदतरी तो खाती थी यहाँ। पिता को पहली मरी या खेत बंजर हुए और दूसरी लाए तो उसमें भी उसका अपराध कितना था। कितने ही बच्चे दूसरे के आने पर पहली के मामा नानी के यहाँ पड़ आते हैं, जी ले जाते हैं बच्चे, लेकिन अपना भाग्य नहीं था, अपने घर दुर्भाग्य नहीं जी पाता। तो बस गोवर्धन खजले नत्थू ने अगल बगल के लड़कों में बांट दिए थे। साड़ी चुपचाप अपने ही बक्से के नीचे छुपा कर रख दी थी, जो उस समय गोवर्धन ने मैना जीजी के लिए ले जाने वाला था। गोवर्धन बिना गोवर्धन की जानकारी के महीनों बौड़ियाए बेअकल पगलेट से सन्न सन्न चुपचाप बैठे रहते। कोई अर्थी जाती तो फुसफुसाते, नत्थू कहीं मैना जीजी की तो नहीं। कोई डोली जाते देखते तो भी मैना जीजी जा रही है क्या। और तो और गिलट वाले की बेटे की ब्याह की नौटंकी के घुंघरू छनके तो अचानक कांप उठा था गोवर्धन। कहीं मैना जीजी, झिंझोड़ कर बताते समझाते महीनों गुजर गए थे, तब कहीं अपना होश संभाला था गोवर्धन ने। ताप उतर गया था, पर चेहरा कुछ ऐसा जैसे ढपी राख की परत हट जाने से सिगड़ी वापस धधक गई हो। सरताजी से आलू अब नहीं खरीदे जाते, गिलट वाले की गद्दी पर भी नहीं, ना माता प्रसाद का हिसाब मिलाया जाता है। एक झक एक पिनक सी, और इसी के चपेट में एक दिन
अपनी खेस की चादर चटाई समेत निकल गए और कुंदन कोट वाले सुनसान शिवालय के पिछवाड़े पड़े रहे। नत्थू सरताजी 2 बार गए तो हड़क दिए गए। कहा कि तुम लोगों का भी तो जंजाल है मेरे साथ, तुम लोग को भी छोड़ूंगा, मुझे किसी भरम जाल में नहीं पड़ना। सब अपना अपना काज कारोबार देखो, मुझे सारा जगत भरमाता है। तो भी कभी नत्थू कभी मदनू दूसरे तीसरे गिलट वाले से थर्मस में चाय भर कर रखाते, कभी उबले आलू, और अगले दिन चुपचाप खाली बर्तन उठा लाते। गांव घर से संदेश फिर आने लगे। बाप की हालत बिगड़ती जा रही है, बचने की उम्मीद नहीं। संदेशा पहुंचा दिया गया। ओठ बुदबुदाए, ये तो एक दिन होना ही था। बार बार तुम्हारा नाम लेकर बिसूरते हैं गोवर्धन। होठों पर दोबारा उसी कड़वाहट की प्रतिध्वनि। यही उनका पराश्चित है। हाँ, ये ले जा, लेमन जूस छोटंकू और उसके साथियों को बांट देना। और मन के अंदर एक नहीं, दोहरी आत्मतृप्ति, शायद बाप के पिराश्चित की, शायद दुनिया जहान के मोह तंतु त्यागने की, त्याग का सुख या आत्मश्लाघा में आविष्टित दम्भ। 10वें दिन शिवालय के पीछे वाली अटूटी सड़क से एक अर्थी गुजर रही थी। सो कोई बात नहीं, कस्बे के पूर्वी छोर से शमशान के लिए यही रास्ता पास पड़ता है। अर्थी गुजर गई। राम का सट बखान शब्द दूर होते चले गए। अचानक एक तीखा शब्द कानों से टकराया गोवर्धन के। ठीक सामने सरताजी खड़ी थी, आंखों से चिंगारियों की झड़ी लगाती। वाह बाबा जी वाह, तुम तो सचमुच दुनिया जहान से बहुत ऊपर उठ गए। अपने बाप की अर्थी तक नहीं पहचान पाए, वेद पुराण से भी ऊपर, क्योंकि माँ बाप की स्तुति तो वेद पुराण में भी गाई गई है। अंधे बूढ़े लुंज पुंज में हुए बाप को बेटे ने कांधे पर बिठा के 4 धाम करवाया है, और मरे तो पितरों से श्राद्ध करवाया। लेकिन तुम बाबा जी धर्म और कर्म दोनों के ऊपर कि बाप की अर्थी बाप की औचक झपट के बैठ गए गोवर्धन। शब्द सुन, देह काट। हाँ, देखा नहीं, कंधा लगाए तुम्हारा छोटा भाई बनवारी ही था ना। आंखें सूझकर कौड़ी सी रुधा और कंठ रुधा था। घड़ी के पास अर्थी उतारी थी, अंगोछे से आंसू पोंछता बेबस बच्चों सा रोता था तुम्हारा छोटा भाई, उस अपाहिज बाप के लिए जो पिछले कितने वर्षों से उसी के अन्न जल पे पल रहा था, और जिसे 8 महीने से हर हफ्ते वो 5 कोस दूर के अस्पताल में घावों की मरहम पट्टी कराने ले जाता था। उसने बाप की अर्थी ही नहीं, बाप की पूरी जिंदगी को कंधा लगाया, निभाया था बाबा जी। अपने बच्चों के साथ अपने बाप के बच्चों को भी पाला था तुम्हारे छोटे भाई बनवारी ने। कैसे? सुबह सवेरे ही 4-6 छोटे बच्चे इकट्ठे करके ट्यूशन पढ़ाता था, फिर 10 से 5 तक कचहरी में खटता था। शाम को कचहरी से लौटने के बाद भाड़े और टाइपराइटर पर लोगों की मिसिल दरखास्तें टाइप करता था। भगोड़ों की तरह भागा नहीं, वो जूझता रहा। वही मैला पजामा, कालर उधरी कमीज, मैल से चिकट बनियाइन और सिला सिला कर लतरी हुई चप्पलों से। गेरुआ बस्तर नहीं थे उसके पास बाबा जी, न ज्ञान ध्यान की बातें। जिंदगी को धिक्कारने और बैराग बाजने का टैग नहीं था उसे। वो तो जुता था इस जुए में, सुबह से रात तक समूचे कुनबे के हर बड़े छोटे के लिए अन्न जल उगाने में। उसे न कोई फोकट की चाय पहुंचाने आता था, न उबले आलू, न इज्जत, न मान सम्मान। ये तो किसी के आगे हाथ भी फैलाता वो अगर, तो लोग दुत्कार न देते कि मर्द की औलाद हो, हाथ पांव सलामत, भींग पाकते शर्म नहीं आती। अरे कुव्वत हो तो हाथ पैर चला के कर, खुद भी खा, 2 बेआसरों का भी पेट पर। बनवारी भीख नहीं मांग सकता था। हाँ, भीख भी नहीं मिलती उसे। गेरुआ बस्तर जो नहीं थे उसके पास। सरताजी बोल रही थी, ये सरताजी बोल रही थी या दांतेदार आरी चला रही थी? हर शिरा को बींचता एक पछतावे का तीर। जैसे पिता से एक नाता तो था, दुश्मनी, जिहाद, खिलाफत का ही सही, और वो भी टूट गया। ये दुश्मनी, खिलाफत उसकी ढाल थी अब तक, अस्र। निढाल हो गया था अब गोवर्धन। पीछे दीवार पर टिक लिया, हाथ आंखों पर,
कुर्ते की गेरुई बाह भींग रही थी तरबतर आंसू से। क्या सचमुच हट का पाला हुआ पन इतना बड़ा पछतावा बन गया? क्या मैना जिज्जी के दुख और शोक का प्रायश्चित तीसरे चौथे दिन ललुए और उसके साथी बच्चों को लेमन जूस बांटने से हो गया? उठो गोवर्धन, बीनो चुनो और छांटो अपने अंदर। हर मोर्चे से हुड़क कर भाग लेना और उसे जोग बैराग का नाम दे देना ही कोई बहादुरी नहीं है। बैराग भी नहीं, बहादुर तो बनवारी है। मैली चिकट कमीज और उटंग पजामे वाला, माया मोह के दलदल के बीचों बीच धंसा बूढ़े लाचार बाप के मरने पर बेबस बच्चे सा कलपता। जिंदगी दुरदुराती दुत्कारती है तो इस तरह जांचती आजमाती है कि कौन भगोड़ा है और कौन मैदाने जंग का सूरमा। अचानक झोंके से उठे गोवर्धन बाबा जी, जैसे मौत नहीं जिंदगी के मैदाने जंग में शामिल होने और श्मशान की तरफ वाली अचफूटी सड़क पर तेज तेज चल पड़े बेतहाशा। चिलचिलाती धूप में दूर से गेरुआ बस्तर का वो जोगिया धब्बा सूरज की तरह चमक रहा था। कहानी समाप्त हुई। इतना अच्छा पाठ कहानी का सुनाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हम लोग जब पढ़ते थे तो ये होता था कि लेखकों से मिलना और उस मुलाकात में उनसे ये गुजारिश करना कि आपने जो लिखा है वो सुना दें हमें। तो उनके मुंह से, उनके स्वर से जो पाठ आता था उसकी कोई तुलना नहीं। तो वो आज की कहानी का पाठ सुन के ऐसा ही लग रहा था। बहरहाल जितने लोग हमसे जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने धैर्य से और बड़े ही मन से कहानी सुनी। नहीं, मुझे तो सुनानी जी, क्योंकि मैं यहाँ हाँ, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कहानी समझ में आ रही थी, ये बताइए। जी जी जी, क्योंकि फ्लैशबैक्स बहुत थे ना। जी जी, वो समझ में आ रही। जिस तरह से वाचन की अपनी एक कला है ना, वो बड़ा ही अट्रैक्टिव और बहुत प्रभावशाली था। अच्छा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा।